and the sum of production in the three sectors gives what is called gross GDP, gross domestic product. Okay, so you will write these first lines. Question is, what is GDP? The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for the year. इसको थोड़ा सा लास्ट में चेंज कर लो. Its total value is known as GDP. है ना? The value of final goods and services produced in each sector during a particular year is known as GDP. ठीक है ना? इन ईच सेक्टर में कुछ बच्चे उस सेक्टर के नाम भी लिखे हैं तो वो भी ठीक है. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाम लिखे हैं तो वो भी ठीक है. yes. मतलब फाइनल वैल्यू जो होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का वो हो गया, और एक पर्टिकुलर ईयर का ये कैलकुलेट होता है. हर साल ये कैलकुलेट होता है. तो एवरी ईयर मतलब एक साल के लिए ये जीडीपी होता है, फिर अगले साल जीडीपी कुछ और होगा, चेंज होगा. It is value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. ठीक है ना? तो GDP से ही पता चलता है कि कंट्री का इकोनॉमी कितना बड़ा है. अब ये टास्क कौन पूरा करता है? तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी मिनिस्ट्री होती है. हाँ, उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के थ्रू होता है. और ये मिनिस्ट्री कैसे ये काम एग्जीक्यूट करवाती है? तो सारे स्टेट गवर्नमेंट से, है ना, वहाँ के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, उसके हेल्प से सारा इंफॉर्मेशन आता है और सबको टोटल करके पूरे कंट्री का फाइनल जीडीपी आ जाता है. चलो, अब आज का टॉपिक हम लोग का है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. अच्छा, एक बच्चा कल पूछ रहा था कि सेक्टर क्यों कहते हैं, है ना? तुम ज्योग्राफी में इसी चीज को पढ़ोगे तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहते हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और टर्शरी ऑक्यूपेशन कहते हैं. लेकिन जब यहाँ इकोनॉमी की बात होती है, इकोनॉमिक्स में, तो हम इसको प्राइमरी सेक्टर, तो उसमें जितने भी प्राइमरी ऑक्यूपेशंस हैं उनको सब एक ग्रुप में रखा गया है. तो एक ग्रुप को एक सेक्टर कहते हैं, समझ गए ना? इसलिए एक सेक्टर वर्ड रखा गया है कि प्राइमरी ग्रुप में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज, हाँ, तो ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आ गया. तो ये एक ग्रुप हो गया, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं. तो ये ग्रुप वाइज डिवाइडेड है. ठीक है ना? एक बच्चे ने कल ये भी पूछा था कि वो जो बी कीपिंग है ना, हनी बी कीपिंग, तो वो किस में आएगा? तो वो भी प्राइमरी में ही आएगा. ठीक है ना? क्योंकि प्राइमरी का पहचान क्या है कि हम नेचर से डायरेक्टली जो चीज गैदर कर रहे हैं, नेचर में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको जब हम डायरेक्टली ले रहे हैं तो वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाता है. लेकिन उसी रिसोर्सेज को, उसी प्राइमरी प्रोडक्ट वाले जितने रिसोर्सेज हैं उसको अगर हम चेंज करते हैं और भी उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, तब जाकर के वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है. जैसे शुगर केन अगर हम कल्टीवेट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट है, लेकिन शुगर केन को जब हम शुगर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो शुगर किस में आ गया? मैन्युफैक्चरिंग में आ गया. ठीक है ना? आयरन ओर, लाइमस्टोन, साइड बुक है उसमें बी कीपर तो मैम सेकेंडरी में लिखा हुआ है. किस में मैम? अरिहंत ऑल इन वन बुक है उसमें मैम. अच्छा, नहीं, तुम एनसीईआरटी फॉलो करो. हाँ, ऐसे भी अपनी रीजनिंग से जब सोच के देखोगे ना उत्कर्ष, तो तुमको भी लगेगा कि नहीं ये प्राइमरी का ही है, क्योंकि इसमें ना हम डायरेक्टली नेचर से जो हमको अवेलेबल होता है देखते हैं वो प्राइमरी में आता है. जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो शुगर केन क्या हो गया? प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया. तो अगर बी कीपिंग कर रहे हैं तो उसमें हमको सीधा हनी मिलता है. हनी हम नहीं बना रहे हैं, हनी तो बी ने दिया, तो उसको सिर्फ हम गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी में आ जाएगा. अब इस हनी में ना कुछ प्रोसेसिंग करके और चीज बना लेते हैं, तब वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा. बोलो मैम. जो डाबर कंपनी ये लोग है वो जो अपना मतलब एक मतलब अपना जो स्टेप मतलब स्टिकर लगा देते हैं उसके बाद उसमें डब्बा में डाल देते हैं, तब भी मैम वो प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा? नहीं, तब नहीं आएगा. जहां पर देखो, जिस फॉरेस्ट में जिस ट्री के ऊपर से बी हाइव
निकाल रहे हैं, वहां पे जो हनी इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो प्राइमरी में आएगा। यस मैम। तो मैम ये पर बी कीपर्स तो बहुत प्रोफेशनल टाइप के अब होते वो हैं ना, अगले लेवल में जब चला वो गया फिर ना, तो extract वहां उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। हाँ बोलो। मैम तो वो जो बी कीपर्स होते हैं वो तो प्रोफेशनल्स टाइप के होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट वाला ड्रेस पहनते हैं कि बी काट ना दे, और फिर बहुत सारे बॉक्स टाइप के रहते हैं उसमें बी आते हैं, फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ वो ठीक है, वो तो मैम अपना बट उन लोग को मॉडर्न स्टाइल मैम है वो सब प्रैक्टिस करने का। तो वो तो एग्रीकल्चर में भी करते हैं, जब पेस्टिसाइड डालने लगते हैं तो मैम उसको भी सब कुछ पहना देते हैं, मास्क पहना देते हैं, हर चीज पहना देते हैं। मैम तो ये हनी कॉम्ब से जो एक्सट्रैक्ट, तो उसके बारे में मैम लिखा हुआ है बी कीपर हाँ बुक में। मैं सीआरटी के रिफ्रेश में जो मतलब हनी कॉम्ब है उसमें से निकालते हैं हनी को। हाँ हाँ हाँ, हनी कॉम्ब कहते हैं ना, उसका मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसको हनी कॉम्ब कहते हैं। तो चैनल। उसमें से डायरेक्टली जो हनी निकाल रहे हैं, तो वो हमारा प्राइमरी में आ गया। लेकिन उसी यस हनी में मैम। हम कुछ और मेडिसिनल वैल्यू और कुछ मिक्स करके कुछ और चीज बना ले रहे हैं, या उसकी पैकेजिंग करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो पैकेजिंग करने वाले पैकेजिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। ठीक है ना, पैकेजिंग भी एक ओके मैम, इंडस्ट्री है। किसी तो चीज को जब यस हम मैम पैक करते हैं, प्राइमरी में जैसे बच जाएंगे। हाँ, जैसे डाबर के मैम कैन पैकेजिंग में इट आ कम गया, फ्रॉम तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। सेंटर? हम्म। तो ऐसे लेकिन इससे क्या पता चलता है कि एक सेक्टर जो है ना, वो दूसरे सेक्टर से बहुत इंटरलिंक्ड है, बहुत जुड़ा हुआ है। प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही टर्शरी पे बिल्कुल डिपेंडेंट है ना। अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जो फार्मर काम कर रहे हैं, वो उनको बिना सेकेंडरी वाले के हेल्प से फार्मिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको फर्टिलाइजर लाना है, उनको मॉडिफाइड सीड्स लाने हैं, बहुत कुछ लाना है, पेस्टिसाइड लाना है, इलेक्ट्रिक ये चाहिए, पंप चाहिए, बहुत सारे ट्रैक्टर मशीन टूल्स सब बहुत कुछ चाहिए। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में काम करने वाले भी सेकेंडरी पे बहुत डिपेंडेंट हैं, और सेकेंडरी वाले भी प्राइमरी पे बहुत डिपेंडेंट है। कैसे बताओ, एक ऐसा एग्जांपल दो जिससे तुम ये प्रूफ करो कि द people engaged in secondary sector are dependent on the primary sector. Give an example. मैम शुगर शुगर मैम मेकिंग ऑफ अ केन। बिस्किट। मैम शुगर। हाँ, production of sugar is totally dependent on sugar cane, which is a primary product. And एंड देन India कन्वर्टेड has इनटू a very big cotton textile industry. India has a very big cotton textile industry. It has got a position in the world. But this cotton textile industry, which is the secondary sector, totally depends on the primary sector for cotton. ठीक है ना, रॉ कॉटन कहाँ से आता है, तो प्राइमरी सेक्टर से आता है। तो ऐसे तुम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। हाँ बोलो। कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन क्लॉथ। सॉल्ट में सॉल्ट, हाँ सॉल्ट भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। जैसे है ना, बड़े बड़े कंपनी है, टाटा है, रिलायंस है, जब सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है लोग, तो ओशन के किनारे में तुम देखे होगे, अगर कभी गए होगे तो, किस तरह से वो वाटर को एक्यूमुलेट करके उसको सुखाते हुए और इवापोरेशन। कैसे सॉल्ट को जमा करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं इंडस्ट्री में ले जा करके, और तो सॉल्ट क्या हुआ गया, एकदम मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो गया। समझ दोनों गए? ने मैम वो है प्राइमरी और सेकेंडरी मैम डिपेंडेंट है दोनों पे ना वो। फिर से बोलो, क्लियर नहीं आवाज आई। मैम जैसे कि आपने कहा था कि ये एक एग्जांपल देने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी पे, हाँ तो मैम सॉल्ट दोनों ना है, प्राइमरी सेकेंडरी डिपेंडेंट ना है। अच्छा चलो, बहुत क्लियर हम नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। देखो वो जो है ना, अभी सॉल्ट की बात चल रही थी, तो जैसे ओशन वाटर है, तो ओशन वाटर एक प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। लेकिन उस ओशन वाटर से जब हम सॉल्ट सेपरेट करके और उसकी प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्री में सॉल्ट बना लेते हैं, तो वो सॉल्ट एक मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो गया। सॉल्ट बनाने में जितने लोग लगे हुए हैं, वो सब सेकेंडरी सेक्टर के वर्कर्स हैं। ठीक है ना। अब वही सॉल्ट जब ट्रक में भर के और मार्केट में सप्लाई होता है, किसी सिटी में, टाउन में भेजा जाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम किस में आ गया,
बोलो। टर्सरी सेक्टर। हाँ, तो ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन, मैम ट्रेड और टर्सरी सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी सेक्टर। ठीक है, मैम ये अब सुधांशु आगे जी यहाँ से मैसेज देखो। हाँ बोलो। आगे बढ़े हम लोग। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. ठीक है, जितना भी अब जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते जा रहा है ना, तो उससे बहुत पहले का सोचो कि एकदम बिगिनिंग में जब ह्यूमन हिस्ट्री शुरुआत हुई थी, तो उस समय कौन सा ऑक्यूपेशन ज्यादा रहा होगा, बताओ। मैम प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी ऑक्यूपेशन है ना, प्राइमरी सेक्टर ज्यादा था कि सब लोग डायरेक्टली रिलेटेड थे, नेचर से रिलेटेड थे, लोगों की नीड्स कम थी और नेचर से जो कुछ भी रिसोर्सेज मिलते थे उसी पर लोग डिपेंड करते थे। तो जितने भी तुम एंशिएंट टाइम में जाओ, पुराने समय में जाओ, तो उस समय ज्यादा लोग किस एक्टिविटी में थे, तो प्राइमरी सेक्टर में थे। हाँ, और जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होते जाता है वैसे वैसे सेकेंडरी और टर्शरी ज्यादा डेवलप होते जाता है, और प्राइमरी में फिर लोगों की संख्या कम होती है। ठीक है ना। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसमें क्या देखा जाता है कि लेस पीपल आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर एंड मोर पीपल आर वर्किंग इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। हाँ, यही है। अभी Because तुम it are interdependent of each other. जो वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ तुम, बहुत जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, तो वहां तुम देखोगे कि एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में वो मेनली मशीन के हेल्प से काम करते हैं, तो कम ही लोग ज्यादा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है ना। तो वहां पे नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर इज लेस इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी की पहचान है कि प्राइमरी से निकलते हुए ज्यादा लोग किसमें चले जाएंगे, सेकेंडरी और टर्शरी में ज्यादा एंगेज हो जाएंगे। As the methods of farming changed, the agriculture sector began to prosper. It produced much more food than before. Many people could now take up other activities. ठीक है ना। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता चला गया। हाँ मैम आपके पीछे से आवाज आ रहा है, मतलब कोई गाना गा रहा है। मेरे तरफ से नहीं आ रही है, इधर किसका किसका माइक खुला है ना, वहां से आवाज आ रही है। हाँ, कुछ खड़खड़ आवाज आ रही है बहुत। हाँ, तो तुम ना ये जो है ना, हरे राम तुम्हारा माइक बंद हो गया, बंद रखो। अमन कृष्ण बंद रखो माइक। ठीक है, अमन कृष्ण यू म्यूट योरसेल्फ ऑलवेज, है ना। जब पूछेंगे तब माइक खोलना। अमन कृष्ण और हरे राम दो ही का माइक ऑन था, तो अभी बंद रखो सब जब सुन रहे हो तब। अब जब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो अपना माइक ये करना, ऑन करना, अनम्यूट करना। तो क्या देखने में आया अभी डेवलप्ड इकोनॉमी में कि प्रोडक्शन जो फूड का हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ, सरप्लस हुआ। तो अब क्या होता है कि लोग मशीन टूल्स के हेल्प से एग्रीकल्चर कर लेते हैं और उनके पास अब ज्यादा समय बच गया दूसरे एक्टिविटी में भी आने का। There were increasing number of craft persons and traders. Buying and selling activity increased many times. Besides, there was also transporters. ठीक है ना। तो जैसे जैसे इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, क्या देखने में आया कि अब एग्रीकल्चर में से लोग शिफ्ट करने लगे किसमें, क्राफ्ट्स पर्सन, ट्रेडर्स, ये बिजनेसमैन, ये सब ज्यादा बढ़ने लगे। और उसमें से मतलब प्राइमरी सेक्टर से निकल के लोग सेकेंडरी और टर्शरी में ज्यादा आने लगे। और ये डेवलपिंग इकोनॉमी की एक पहचान है, एक इंडेक्स है। आगे देखो, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एक्सेट्रा, मतलब इन सब चीजों में भी लोग पार्टिसिपेट करने लगे, एम्प्लॉयड होने लगे। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। तो उस शुरुआत के स्टेज में ज्यादा लोग प्राइमरी स्टेज में थे
और ज्यादा कौन सा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था, तो प्राइमरी गुड्स ज्यादा ये हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे, मतलब प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन था और प्राइमरी सेक्टर में ही ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। समझ गए? ये हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि ये जो सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का हिस्ट्री कैसा रहा है। तो पुराने समय में प्राइमरी में लोग ज्यादा थे। अभी भी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, अभी भी उसमें प्राइमरी में ही लोग ज्यादा एंगेज्ड हैं। ज्यादा लोग का एम्प्लॉयमेंट किस में मिला हुआ है? प्राइमरी सेक्टर में, और उससे कम सेकेंडरी और टर्शरी में है। इंडिया में अभी भी ये हाल है, ठीक है ना, लेकिन बहुत तेजी से वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ जा रहा है। तो कुछ ही सालों में बताया जाता है कि इंडिया भी उस पोजीशन में होगा कि हमारे यहाँ भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा प्राइमरी की तुलना में ज्यादा सेकेंडरी और टर्शरी में होगा। ओवर ए लॉन्ग टाइम, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. People began to use more goods than were produced in factories at cheap rate. अब देखो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा, कि पहले लोग कम ही चीज इस्तेमाल करके जीते थे, अपना लाइवलीहुड कम ही चीज से चलाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे जितना डेवलपमेंट होने लगा, जितना फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो लोगों का कंज्यूमर ये भी लेवल भी बढ़ने लगा, मतलब ज्यादा कंज्यूम करने लगे, ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करने लगे। People began to use many more goods than that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. तो इस तरह से धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया? सेकेंडरी सेक्टर gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift has taken place. This means that the importance of the sector had changed. तो पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में प्राइमरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और बाद के समय में सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हुआ है, और अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि सेकेंडरी से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में मिलने जा रहा है? बताओ, टर्शरी में मिलने जा रहा है अब के समय में, टर्शरी सेक्टर। हाँ, तो ये चेंजिंग इकोनॉमी जो है ना पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, तो ये चेंजिंग इकोनॉमी है, यही बताती है कि किस तरह से सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या चेंज आया है शुरू से लेके अभी तक। हाँ, now come to this paragraph on page number 23, second paragraph. In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. जो पहले से ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब सेकेंडरी में पहले से ही जहाँ ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, उनमें अब क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि अब वो सेकेंडरी से भी ज्यादा किसमें शिफ्ट हो रहे हैं? टर्शरी में, मतलब टर्शरी सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। क्योंकि अभी तुम देखे ना कि किस तरह से इंटरनेट ये सब का एक्सपेंशन जो हुआ, एटीएम है, बहुत सारी चीजें, कॉल सेंटर है, ये सब चीज तो पहले नहीं था, तो अब टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा है। तो टर्शरी सेक्टर से जो लोग ज्यादा अर्न करेंगे, मतलब ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्शन टर्शरी सेक्टर में हो रहा है। The service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. समझ गए कि अब डेवलप्ड कंट्रीज में क्या नजर आ रहा है कि most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in the developed countries. तो पहले सबसे पुराने समय में देखें तो प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा थे, फिर कुछ कंट्री जो पहले से डेवलप होने लगे तो उसमें सेकेंडरी में ज्यादा लोग आ गए, मतलब सेकेंडरी का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। और अब के समय में क्या देखा जा रहा है कि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो कि टर्शरी में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में। What is the total production and employment in the three sectors in India? अब इंडिया के बारे में देखें कि इंडिया में इन तीनों सेक्टर का क्या सिचुएशन है। Over the years, have been there changes similar to the pattern observed for the developed countries. We shall see the next section.
नेक्स्ट पेज टर्न कर लो तुम लोग. You come to page number 24. Rising importance of tertiary sector in production. अब तुमको यहाँ पे डेटा का डिफरेंस आ सकता है, तो वो तुम ध्यान से देखना और बताना कि मेरे पास तो ओल्ड बुक है. Over the 40 years between 1971 to 72 and 2011-12, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. ठीक है, तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें हुआ है बताओ? टर्सरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर में, है ना. कौन से 40 इयर्स के बीच में बताओ? फ्रॉम 1971-72 टू 2011 and 12. ठीक है. As a result, in the year 2011-12, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. समझ गए? अब इंडिया भी इस स्टेज में आ गया कि प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा किस में लोग आ गए? टर्शरी सेक्टर में आ गए. ठीक है ना. तो टर्शरी सेक्टर में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा है, और जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है, सर्विस का जो वैल्यू हुआ, मतलब अर्निंग हुई, वो भी ज्यादा है. Why is tertiary sector becoming so important in India? ठीक है, ये तुम क्वेश्चन में भी लिखना कि why is tertiary sector becoming so important in India? Explain. ठीक है. मैम आई कैन आंसर. हाँ, इसके रीजन क्या क्या है? हाँ, एक बार तुम रीडिंग करो 2 पैराग्राफ. इन मैम पेज नंबर 24. हाँ, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रीजन. फर्स्ट इन एनी कंट्री. First, in any country, several services such as hospital, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. This can be considered as basic services. In a developing country, the government has to take responsibility for the provisions of these services. All these in developing countries, the government has to take responsibility for the provision of all these services. ठीक है ना. कौन कौन सा सर्विसेज? हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पुलिस, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा. These can be considered as basic services. तो ये हर जगह पे होना ही होना है, इतना हर एक कंट्री में. तो in a developing country, the government has to take responsibility for provision of these services. अब इतना सर्विसेज तो गवर्नमेंट की तरफ से ही है, तो इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे और इसमें बहुत सारा लोगों का अर्निंग होगा. Second, the development of agriculture and industry leads to development of services such as transport, trade, storage, and the like. As we have already seen, greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such services. जितना ज्यादा, सुनो इस पैराग्राफ का क्या मतलब निकला कि जितना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, उतना ही तेजी से टर्शरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बिना टर्शरी सेक्टर के डेवलपमेंट के प्राइमरी और सेकेंडरी का काम नहीं चल सकता है. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों ही टर्शरी पे डिपेंड किए हैं. कैसे बताओ? कि अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में, अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसका ट्रेड करना है, उसको स्टोरेज फैसिलिटी भी देनी है ना. तो इस तरह से जितना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी में डेवलपमेंट होगा, उससे भी ज्यादा किसका डेवलपमेंट होगा? टर्शरी सेक्टर का. टर्शरी सेक्टर. थर्ड, ठीक है, फर्स्ट रीजन देख लिए कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, बेसिक फैसिलिटीज. ठीक है ना. बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट जो सप्लाई कर रही है, दे रही है, वो फर्स्ट रीजन हो गया. सेकेंड रीजन में तुम देख लिए क्या कि जितना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी का डेवलपमेंट होगा, उसी पे टर्शरी का डेवलपमेंट डिपेंड कर रहा है, उससे भी ज्यादा टर्शरी का डेवलपमेंट होगा. अब थर्ड पॉइंट देखो. थर्ड, as income level rise, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism,
shopping, private hospitals, private schools, professional trainings, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. अब देखो ये क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है तो उनका और कंज्यूमिंग एटीट्यूड भी बढ़ता है, वो बहुत बड़े कंज्यूमर हो जाते हैं, उनका डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा अर्निंग होगा उतना ज्यादा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हमारे नीड्स बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ईटिंग आउट, मतलब घर के खाने से ही सेटिस्फाइड नहीं, बाहर भी घूमना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, टूरिज्म टूर पे निकलते हैं, शॉपिंग करने निकलते हैं लोग। और ये सब किस बात पे डिपेंड करता है, इफ द इनकम लेवल राइज, if the income level rise, people start eating out, doing tourism, shopping, private hospital, private schools, ठीक है ना, private hospital और school वो ज्यादा यूज करना प्रीफर करते हैं जिसका इनकम ज्यादा रहता है, फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि खास करके जो बड़े बड़े सिटीज है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बॉम्बे, आपको चेन्नई, बहुत सारे हैं सिटीज, चंडीगढ़, पटना भी इंक्लूडेड है। ये सब में क्या है कि अब इस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हो गया इनकम लेवल हाई होने से। तो इससे क्या होगा कि और ज्यादा टर्शरी में लोगों को काम मिलेगा, समझ गए ना। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ, ओवर द पास्ट डेकेड, डेकेड मीन्स a period of 10 years. Over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. You are already marking this, that in the past 10-15 years, what has happened? That the information and communication technology has flourished in India, and many people have got employment in Bangalore, in Hyderabad, in Chandigarh, Delhi, etc. Right? So the production of these services has been rising rapidly. In chapter 4, we shall see examples of these new services and the reasons for their expansion. तो इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा है। तो ये किस में आ गया, टर्शरी में आ गया। तो ये फोर्थ रीजन हो गया। तो फोर्थ रीजन में तुम क्या लिखोगे कि ओवर द पास्ट डेकेड और सो न्यू सर्विसेज लाइक information and communication technology have become important and essential, ठीक है ना। अब तुम देखते हो ना कि किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सिलिकॉन वैली सिटी जो कहा जाता है, बेंगलोर हो या हैदराबाद हो, पुणे हो, मुंबई हो, इसमें कितना ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है ना। इंटरनेट और ये सब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है टेक्नोलॉजी, उसमें जॉब्स बहुत बड़े हैं। तो इसमें जॉब का बढ़ना का मतलब क्या हो गया कि टर्शरी सेक्टर में ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलना और टर्शरी सेक्टर से ज्यादा अर्निंग होना। तो कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए कि व्हाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। ये होमवर्क में कर लेना, यहाँ बुक में तुम्हारे चारों पॉइंट क्लियरली दिए हुए हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके। आज इस पैराग्राफ को खाली कंप्लीट कर लेते हैं, इसी टॉपिक का क्वेश्चन लिख लिए सभी लोग। यहाँ देखो, however you must remember that not all the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. At one end, there is a limited number of services such that employ highly skilled and educated workers. At the other hand, there are a very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers. समझे, बहुत जो स्किल्ड वर्क है, बहुत एजुकेटेड लोगों का जो काम है, वैसे सर्विसेज कम है इंडिया में, लेकिन बहुत ज्यादा छोटे छोटे दुकान खोल के और उसमें शॉपकीपिंग का काम करना, रिपेयर, ये सब में बहुत लोग लगे हुए हैं। Engaged in services such as small shopkeepers, repair persons, transport persons, etc. इन सब चीजों में ज्यादा number of people लगे हुए हैं। These people barely manage to earn a livelihood, and yet they perform these services because no alternative opportunity
for work are available to them. है ना, तुम कहीं भी बाहर निकल जाओ सड़क पे तो तुम्हें इस तरह के काम करने वाले ज्यादा लोग दिखाई देते हैं। कुछ रिपेयर में लगे हुए हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में लगे हैं, शॉपकीपिंग कर रहे हैं। तो ये काम इजीली अपने लेवल पे मिल जाता है तो उसको लोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत एजुकेटेड और स्किल्ड जो जॉब होता है वो होने पे वो यहाँ कमी है ना, तो उसमें कम लोग एम्प्लॉयड हैं। लेकिन ऐसे जो ज्यादा वर्कर्स हैं जो शॉपकीपिंग, रिपेयर वर्क, ट्रांसपोर्ट ये सब में लगे हुए हैं, उनकी अर्निंग कैसी होती है? कम होती है। वो हार्डली अपना लाइवलीहुड चला पाते हैं, ठीक है ना, उनकी अर्निंग कम होती है। लेकिन उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, कोई बड़े बड़े जॉब उनके सामने है भी नहीं, तो वो यही काम करते हैं। Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in the next section. ओके चलो ये लास्ट पैराग्राफ एक बार एक बच्चा और पढ़ दो, however, और इसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं यहाँ आज का। However, you must remember. However, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। हाँ उत्कर्ष पढ़ो, तुम्हारा माइक ऑन है, उत्कर्ष वर्मा। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are a very large services such as small shopkeepers, repair persons, transport persons, etc. These people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in the next section. हाँ, अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तो आज इतना हो गया। एक क्वेश्चन तो तुमने लिख लिया, अब लेट्स वर्क दिस आउट। पेज नंबर 24 में यहाँ का क्वेश्चन लिखो, which was the largest producing sector in 1971-72? ये भी लिखोगे? मैम प्राइमरी सेक्टर। हाँ, तो यहाँ का तीनों क्वेश्चन कर लेना। तो which is the largest producing sector in 2011-12? मैम सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। फिर से पढ़ लेना इसको। The tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India. Tertiary आंसर है इसका। Third देखो, can you say which sector has grown the most over 40 years? मैम प्राइमरी सेक्टर। नहीं, can you say which sector has grown the most over 40 years? पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर डेवलप किया है? मैम टर्सरी सेक्टर। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन देखो, what was GDP of India in 2011-12? तुम यहाँ एक और क्वेश्चन नोट करो, what was the GDP of India in 2019-20? लिखो तो, अभी पिछले साल का ऐड करो। What was the GDP of India in year 2019-20? मैम प्राइमरी सेक्टर 15%। हाँ नहीं, ये परसेंटेज में आता है जीडीपी। यस मैम, आई राइट। मैं बोलूं एक बार? तो आज इतना तुम लोग पढ़े, पेज नंबर 23 से 24, 25 तक पढ़े, ठीक है। तो यह पेज नंबर 25 तक की रीडिंग कर लेना और बस यही इतना ही क्वेश्चन करना। इधर 4 क्वेश्चन और इधर से एक क्वेश्चन जो लेसन के अंदर है कि व्हाई इज टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन कर लेना, 5-6 क्वेश्चन। एक रिसेंट जीडीपी का ईयर लिख लेना, अभी